आज आप लोग को यहाँ समझना है कि परागण क्या है, परागण क्या है। जैसे हम लोग लिखते हैं परागण, परागण क्या है? तो परागण एक विधि है बाबू, एक क्रिया होती है जिसके द्वारा पुष्प के या पुष्प में खिलने वाले जो फूल के भाग होते हैं, जैसे वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र हो गए, या पुष्प के यहाँ चित्र बनाए हुए हैं पुष्प के, यह आसान इसलिए बनाए हैं बाबू ताकि हम आप लोग को दिखा सके कि परागण की क्रिया कैसे होती है, पौधों में परागण की क्रिया कैसे होती है। तो यह देख लीजिए, जब इसको क्या बोल रहे हैं जी? परागकोश। क्या है जी? यह परागकोश है। यह इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका। और इस वाले भाग को हम लोग जयांग कहते हैं। जयांग के अंदर ही बाबू आपका आएगा, इसमें अंडाशय यहाँ आएंगे। क्या आएंगे? अंडाशय। कह रहा है जयांग से लगा हुआ ही क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो अगर परागण पूछ रहा है तो सीधे यहाँ देखिएगा, जब पराग के कोण, देखिए यहाँ पराग को सही हो गया, इस सिस्टम को हम यहाँ से निकाल कर यहाँ लाए हैं ताकि अच्छे से समझा सके आप लोग को। इस सिस्टम को यहाँ से निकाल कर यहाँ लाए हैं। अब कह रहा है पराग कोश। तो जब किसी पुष्प के पराग कोश में पाए जाने वाला पराग का कण जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू? पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तब पराग कोश जो होता है यहाँ पे क्या होता है? फट जाता है। पराग कोश जब फटता है तो पराग कोश के फटने से, अब मान लीजिए वो प्लास्टिक आप लिए हैं, ठीक है, मार्केट करके आ रहे हैं, धनिया मिर्चा पुदीना ताम झाम सब बाहुई में, अब प्लास्टिक फटेगा तो क्या निकलेगा? सब आलू प्याज वह सब छिटा जाता है कि नहीं छिटा जाता है? डगर के इधर उधर चला जाता है कि नहीं चला जाता है? वैसे ही यहाँ पराग के कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग के कण क्या पाए जाते हैं? अब जैसे ही पराग कोश फटेगा तो क्या निकलेगा? पराग के कण निकलेगा। और वह पराग के कण बाबू 3 माध्यम से, कितने माध्यम से? 3 माध्यम से, हवा, जल और कीट के माध्यम से, 3 माध्यम से। कौन कौन? हवा, जल और कीट के। यानी यह पराग के कोश जब फटता है, पराग के कोश जब फटता है तो फटने से इसके पराग के कण क्या होते हैं? बाहर आते हैं। और 3 माध्यम से पुष्प जो होता है ना, फूल के जयांग कौन है बाबू? हाई वाला सिस्टम हुआ है इतना है, क्या है? जयांग के वर्तिकाग्र, यानी यहाँ आप लोग देख सकते हैं वर्तिकाग्र, यहाँ पूरे सिस्टम मादा सिस्टम को निकाल कर यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, पुष्प के मादा जनन तंत्र को यहाँ हम निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें क्या है? वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय है। और इस टोटल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। हाँ, टोटल भाग को क्या कहा जाएगा बाबू? जयांग कहा जाता है ना। अब देखिए यहाँ से पराग के कोश यहाँ से क्या हुआ है? फटा है, तो इस कोश को हम यहाँ ला दिए। अब पराग के कोश फटेगा तो एक से क्या निकला है? पराग के कोण निकला है, पराग के कोण। अब यह पराग के कोण क्या होगा? 3 माध्यम में। कितने माध्यम में? 3 माध्यम में। कौन कौन बाबू? हवा, जल, कीट के माध्यम से यह पराग के कोण हमारे पुष्प के मादा जननांग पे पहुंचेंगे। और वह कहाँ पहुंचेंगे? तो मादा जननांग के जयांग के कहाँ? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वहां पर जाके क्या होगा? गिर जाएगा। अब वह गिरेगा, हवा के माध्यम से भी जा सकता है, जल के माध्यम से भी जा सकता है और कीट के माध्यम से भी जा। जब वहां जाके गिरेगा तो वह क्या होगा? वर्तिकाग्र से होते, मतलब वर्तिकाग्र से होते वो कहाँ चला जाएगा? जयांग से कहाँ चला जाएगा? यहाँ गर्भाशय यानी अंडाशय तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। और पुनः वहां से नया फूल खिलते हैं, नया बीजों का बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखिए शॉर्टकट में आप लोगों को परिभाषा बताते हैं कि परागण क्या है। तो जब किसी पुष्प के पराग कोश के में पाए जाने वाला पराग के कण जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो वह फट जाते हैं। उनके फटने से पराग के कण क्या होते हैं? हवा में, जल में और कीटों द्वारा अन्य पुष्पों पे पहुंचते हैं। तो यानी
पराग कण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया या जयांग तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। अब देखिए बाबू, यहाँ समस्या यह है, इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग फिगर के, ताकि आगे समझ सकें। ये सब यहाँ तो हम लोग क्लियर हो गया, हम लोग समझ गए। अब एक चीज इसमें है कि नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है, कहिएगा, ऐसे आप लोग के दिमाग में सवाल आते होंगे कि सर जब इसके अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है पुष्प के अंदर, तो फिर इसे अन्य पुष्प से पराग के कण लेने की क्या जरूरत है, क्यों लेते हैं? तो आप लोग को बता दें बाबू कि किसी भी पुष्प में जो नर और मादा जनन तंत्र होते हैं ना, वह दोनों एक साथ कभी विकसित नहीं होते हैं। दोनों एक साथ कभी विकसित नहीं होते हैं। नर विकसित हो गया तो मादा विकसित नहीं होगी, मादा विकसित हो गया तो नर विकसित नहीं। अब देखिए, उसमें नर मादा विकसित है, ठीक है, पौधा में, और वह निषेचन कर रही है, तो वह क्या कहलाएगा? बाह्य निषेचन। क्या होगा? बाह्य, यानी बाहरी चीजों से वह निषेचित हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है पौधों में। यानी इसका नर भाग क्या है जी? विकसित है, या नर भाग विकसित नहीं है, मादा भाग विकसित है, और वो फर्टिलाइजेशन निषेचन करता है, तो वह क्या होगा? बाह्य। क्या होगा? बाह्य। अधिकतर फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है पौधों में कैसी होती है? बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल बहुत कम होती है। हाँ, कभी कभी यह देखा जाता है कि पुष्प के नर भाग और पुष्प के मादा भाग दोनों एक ही साथ परिपक्व हो जाते हैं, तो उस समय कैसा निषेचन होगा बाबू? नर भाग भी विकसित है और मादा भाग भी विकसित हो गया, तो उसमें कैसा निषेचन होगा? स्वनिषेचन या स्वनिषेचन होगा। कैसा होगा? स्वनिषेचन।